जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ से मैजिक पे। दोस्तों आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं। डेली सेशन चलता है मेरे दोस्त, आपको पता होगा। तो पार्ट 2 तक हम लोग क्लियर कर चुके थे और वो प्रश्न कर रहे थे मेरे दोस्त जो रिसेंटली ग्रुप डी में बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। कल जो हमने प्रश्न किए थे वो प्रश्न भी कर सेकंड शिफ्ट में आपके बहुत सारे प्रश्न रिपीट हुए थे। इसीलिए आपसे ये है कि आगे यदि आपका एग्जाम हो सेशन अटेंड करना आप ना भूलें। इसमें डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं सीधे हम लोग प्रश्न की तरफ बिना कुछ विलंब किए। तो आप लोग सेशन से अटेंड हो गए हैं तो आप लोग लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा, जो भी न्यू स्टूडेंट है। क्विकली अपडेट्स के लिए मेरे दोस्त टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आज आपका पार्ट 3 चलने वाले हैं। जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, ये नहीं है कि रेलवे एग्जाम्स के लिए सिर्फ है मेरे दोस्त, ना ना, ये आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, क्योंकि मैथ्स सब जगह एक रहता है मेरे भाई। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है सबके लिए है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स में कमजोर है, टेंशन मत लीजिए, आपके लिए बेजोड़ इसका कोई जोड़ भी नहीं है। समझ में आया? यदि सेशन अटेम्प्ट कीजिएगा मजा आ जाएगा। कैसे क्या समझाना, ए टू जेड आप खुद ब खुद समझ जाइएगा, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्टिंग से सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त। कहीं विलम्ब नहीं होगा, बिल्कुल क्विकली सॉल्व के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे आपका है, ठीक है। तो चलते हैं सीधे पहले नंबर प्रश्न पे। एनटीपीसी यूजी 14/6/2024, यानी बिल्कुल 2024 के बजाय 2026 कर दीजिए मेरे दोस्त। ये 2026 का टाइपिंग में मिस हो जाता है मेरे भाई। तो ये थर्ड शिफ्ट 2026 में पूछा गया, बिल्कुल रिसेंटली पेपर में। क्या बोला जा रहा था? संख्याओं का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्याएं हैं? तो सहअभाज्य संख्याएं आप किसे बोलते हैं मेरे दोस्त? तो सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर आप उसे बोलते हैं जिसका मौसो या जीसीडी 1 को, यानी महत्तम समावर्तक 1, ठीक है, उसे आप क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब चले आते हैं ऑप्शन में, किसका महत्तम समावर्तक 1 होगा? क्या 15 और 25 का महत्तम समावर्तक? महत्तम समावर्तक पहले आप किसे बोलते हैं? तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाज्य कर दे उसे ही तो बोलते हैं आप। यानी 15 और 25 में वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा जो 15 और 25 को विभाज्य कर दे? क्या 1 होगा वो? जी नहीं, इसमें तो 5 होगा, यानी ये आपके नहीं हो सकते हैं। 1 होनी चाहिए, सहअभाज्य पूछा जाए तो 1 होनी चाहिए, बस माइंड में आपको ये लेके चलना है। 14 और 35 का एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो आप बोलिएगा इसका तो एचसीएफ साफ साफ दिख रहा है, 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 से दोनों डिवाइड है, तो ये भी नहीं है। 21 और 49, क्या ये इसका एचसीएफ 1 होगा? कभी नहीं होगा, इसका भी पता चल रहा है कि 7 होगा, ये भी नहीं होंगे आपके। क्या 9 और 28 का एचसीएफ 1 होगा? तो जी हाँ, 9 और 28 1 के अलावा किसी से विभाज्य नहीं है ये दोनों संख्याएं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, क्लियर है। यानी 9 और 28 का एचसीएफ 1 होगा। तो हमेशा बात याद रखिएगा, को प्राइम नंबर आप उसे बोलिएगा जिसका एचसीएफ 1 हो, 1 के अलावा कोई कॉमन उभयनिष्ठ नहीं हो, यानी 1 के अलावा कोई कॉमन उसमें से गुणनखंड ना निकले। बात क्लियर है? चले आगे, समझ लिए। चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरे नंबर प्रश्न, ये एएलपी सीबीटी 2 28/7/2026, ये शिफ्ट 1 में पूछा गया था मेरे दोस्त। जो फिलहाल अभी जुम्मा जुम्मा 2 दिन हुए हैं मेरे दोस्त इस एग्जाम का, इसका भी पेपर है। क्या बोला जा रहा था? यदि रोहन की आय 20% बढ़ जाती है और उसका व्यय 10% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में 1200 की वृद्धि होती है। यदि उसकी मूल आय 12,000 थी तो उसके मूल व्यय कितना था? मान लीजिए बचत बराबर आय माइनस व्यय। तो जानते हैं हम कि बचत जो होगा, जितने कमाते हैं उसमें खर्चा यदि माइनस कर दीजिएगा तो वो तो आप बचत कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसका मूल आय कितना था? 12,000 रुपया था, ठीक है। आय में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ था मेरे दोस्त? तो बोलिएगा 20% का वृद्धि हुआ था। तो 20%, 12,000 में 20% वृद्धि का मतलब है कि 2,400 रुपया बढ़ जाना। अरे इसका मतलब यही है ना, 12,000 में 20% इंक्रीज करना यानी 2,400 रुपया बढ़ जाना। तो 20% बढ़ने पर ही 1,200 रुपया इसका बचत में वृद्धि हो जाता है। यानी ये 2,400 रुपया इंक्रीज किया तभी तो ये 1,200 रुपया इंक्रीज किया। जी हाँ, यदि इसमें 1,200 रुपया हम माइनस कर दे जो इसका बचत है मेरे दोस्त, तो क्या मैं बता सकता हूँ कि ये जो 1,200 रुपया एक्स्ट्रा आएंगे ये इसके व्यय में वृद्धि हो जाएंगे, व्यय में वृद्धि हो जाएंगे। जी 100% होंगे। तो आपके पास व्यय कितना परसेंट वृद्धि हो रहा था? 10%। क्या 10% का वैल्यू 1,200 होगा? अरे 100%, 10% बढ़ा तभी तो 1,200 बढ़े। 100% आप हमेशा मूलधन मानते हैं, बिल्कुल आसानी से आप यहाँ से इसको लगा सकते हैं। तो 12,000 इज राइट आंसर होगा, यानी जितना कमाते थे पहले उतना ये खर्च करते थे, 3 इज राइट आंसर। क्लियर है बात? समझ चुके हैं? डायरेक्ट
जो प्रश्न इजी से बन सकता है उसको घुमाने फुमाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इजी तरीका से बना के आप लोग आगे निकाल सकते हैं। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं मेरे दोस्त। दी गई आकृति में x का मान बताइए, p और q समांतर है, p समांतर q है, यानी कि दो समांतर रेखाएं हैं p और q, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, एक कोण दिया गया था, ये कोण ये भी कोण, तो आपको बोला गया है कि x का मान क्या होगा। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 27 मार्च 2026 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त, यदि ये कोण है तो इसका संगत कोण क्या होगा। अब इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है, संगत कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण क्या होंगे, बाहरी कोण क्या होंगे, तो टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आपको कहीं परेशानी नहीं होगा। ध्यान पूर्वक सुनिएगा मेरे दोस्त। कभी भी दो समांतर रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है मेरे दोस्त, कभी भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे हम एक सेकंड के लिए एक दो मान लिए एंगल, इसको 3 मान लिए, इसको 4 मान लिए, इसको 5 मान लिए, 6 मान लिए, 7 मान लिए, 8 मान लिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार, ठीक है। तो कभी भी दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसका संगत कोण बराबर होते हैं। अब संगत कोण कौन होंगे, तो कोण 1 और 5, यानी कोण 1 और कोण 5 संगत है ना। ये भी नीचे के समांतर ठीक ऊपर है बाएं साइड, वो भी ऊपर बाएं साइड, संगत मतलब संग संग में है, ठीक है। जिस प्रकार ए है उसी प्रकार बी है। इसी प्रकार कोण 2 और कोण 6, यानी कोण 2 और कोण 6, ठीक है, ये भी संगत कोण हो गए। इसी प्रकार 3 7 और 4 8 भी संगत कोण हैं, तो हमेशा ये कोण बराबर होंगे। यानी यदि ये कोण मेरे दोस्त 100 डिग्री दिया गया है तो 100% ये भी कोण आपका 100 डिग्री होगा, क्योंकि संगत कोण बराबर होंगे। यहाँ तक समझ गए होंगे मेरे दोस्त, ठीक है। अब आगे क्या भी बराबर हो जाते हैं, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जैसे एकांतर कोण कौन हुआ, कोण 3 और 6, कोण 3 और कोण 6, एकांतर कोण, एकांत में वो एकांत में है, ये एकांत में है, ठीक है। एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। जैसे कोण और 4 5 देख लीजिए, यानी कोण 4 और कोण 5, बात क्लियर है। संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। और क्या बराबर होते हैं, एकांतर बाहरीय कोण भी बराबर होते हैं। जैसे कोण 1 और कोण 8, जैसे कोण 1 हो गया मेरे पास, कोण 8, ये दोनों भी कोण क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये एकांतर बाहरीय कोण है, एकांतर बाहरीय कोण सबसे बाहर वाला कोण है, क्लियर है। सह अंतः कोण 180 डिग्री होता है, इसका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंदर वाले दोनों कोण जोड़ने का हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे कोण 3 और कोण 5 180 डिग्री, यानी ये 3 कोण, कोण 3 मेरे दोस्त और कोण 5, यानी ये दोनों कोण जो हमेशा जोड़िएगा तो 180 डिग्री का निर्माण करेगा। इसी प्रकार ये 4 और 6 जोड़िएगा तो हमेशा 180 डिग्री का निर्माण करेगा। इसका नाम सह अंतः कोण कहा जाता है, ठीक है। यदि आप ज्योमेट्री में इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है तो इसको मद्देनजर रख लिए, तो आपको कहीं भी ज्योमेट्री में दिक्कत नहीं होगा। ये सब लाइन के प्रश्न में आपको, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। प्रश्न में क्या बोले जा रहे थे कि पी क्यू समांतर है, ठीक है, दो पिलर एक समांतर रेखा है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो हम बोल रहे हैं मेरे दोस्त, ये जो एक्स एंगल है इसका संगत कौन सा होंगे कौन, अरे पढ़े थे ना अभी, संगत कोण कौन से होंगे, संगत कोण कौन से होंगे मेरे दोस्त, ये यदि 2 है इसका संगत कोण कौन होंगे, यही तो होंगे 6, संगत कोण होंगे ना 6। तो इसी प्रकार ये जो संगत कोण है मेरे दोस्त इसका भी तो ये होंगे, यानी ये जितना डिग्री है ये भी इतना डिग्री होगा, बात क्लियर। और हम जानते हैं कोई एक सीधी रेखा में निर्मित कोण जो होता है मेरे दोस्त, कोई भी सीधी रेखा में निर्मित कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी यहाँ भी जो निर्मित कोण होगा 180 डिग्री होगा ना। यानी कि 48 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे ये 48 इधर जाके माइनस हो जाएंगे, क्या जी 100% होंगे, तो यानी 2x बराबर 48 को यदि इसमें माइनस कर देंगे मेरे दोस्त तो क्या बचेंगे आपके पास, यानी 132 बचेंगे, तो x बराबर 66 डिग्री आ जाएगा। बात क्लियर है तो बता दीजिएगा, x बराबर 66 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट, जिसको पता है तो उसको कोई बात नहीं, जितने भी न्यू स्टूडेंट है उन इन बातों पे महत्वपूर्ण बिंदु पे ध्यान दीजिएगा, इससे डायरेक्ट प्रश्न आपको मिलते हैं। एकांतर कोण क्या हो, सस कोण क्या हो गए, बात क्लियर है। चलें आगे, चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। ये रिसेंटली आपके ग्रुप डी में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या बोले जा रहे थे, किसी आंकड़े के बहुलक और माध्य का इतना और इतना दिया गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आंकड़े का माध्य क्या होगा,
तो आप अनुभाविक सूत्र का प्रयोग करें। अनुभाविक सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त? तो बहुलक जो होते हैं आपके 3 माध्य का -2 माध्य के बराबर होते हैं। ठीक है, क्या बहुलक आप लोग के सामने दिया गया था? जी हाँ, बहुलक दिया गया था 46 दिया गया था बराबर। 3 माध्यका होगा, माध्यका क्या दिया गया था? जी हाँ, दिया गया था 40, तो 40 दिया 120 हो जाएंगे। क्या माइनस का चिन्ह है? जी हाँ, माध्य दिया गया, नहीं दिया गया तो हम माध्य को x मान लेंगे। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना था, -2x बराबर ये 120 जो होंगे मेरे दोस्त ये इधर आ जाएंगे, तो ये निगेटिव चले जाएंगे, निगेटिव 120 में पॉजिटिव, यानी कि जो भी उत्तर इसका आएगा मेरे दोस्त वो निगेटिव यानी क्या आ जाएगा? तो 10 में 2 जाएंगे 8 आ जाएंगे, यहाँ पे 3 आ जाएंगे, और ये कितना आ जाएगा? 73.8 आएंगे ना, 73.8 आ जाएंगे। बात क्लियर है? ठीक है, तो यानी माइनस माइनस गए यहाँ से, तो x बराबर जो होंगे मेरे दोस्त क्या होंगे आप देख सकते हैं, 2 तिया 6, 2 छके 12, 2 9 18, यानी 36.9 जो होंगे आपके माध्य होंगे। 36.9 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बात? ठीक है, बहुत ही सिंपली है और ये पूछा जाता है इसलिए लाए हैं, और जो बार बार रिपीट आपके एग्जाम्स में होते हैं मेरे दोस्त वही प्रश्न आप लोग के लिए लाए हैं, बेफालतू का डिस्कशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, 55वां प्रश्न, कल आपके ग्रुप डी के एग्जाम्स में भी समरूप के त्रिभुज देखने मिले थे, हालांकि आपके फर्स्ट शिफ्ट में भी देखने को मिले थे। ये समरूप जो त्रिभुज है इससे प्रश्न आपको बखूबी देखने मिलेंगे, और ये प्रश्न आपके एएलपी सीबीटी 1 19/11/2024 में शिफ्ट 2 में पूछे गए प्रश्न थे। दो समरूप त्रिभुजों की संगत संगत भुजाएं 2:3 में दिया गया है। यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा आपको बताना होगा। सबसे पहले आपके छोटे एक त्रिभुज थे जिसका एरिया 36 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया था। ठीक है, और एक त्रिभुज थे मेरे दोस्त, इसका एरिया आपको निकालना था, लेकिन इस दोनों के भुजाओं का जो समांतर भुजाओं का अनुपात जो था मेरे दोस्त, यानी ये हो सकते हैं या ये हो सकते हैं या ये समांतर, यानी जो इसका है वो भी इसका है, तो समांतर भुजाओं का अनुपात 2:3 दिए गए थे। तो आपको बोलना है कि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कभी भी दो समरूप त्रिभुज होते हैं मेरे दोस्त, दो त्रिभुज यानी मान लीजिए ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हैं, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। यानी इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा ना, तो इसकी संगत भुजा कौन है? संगत भुजा, अरे यही तो है संगत भुजा, इसके वर्ग यानी 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, बस इसके बराबर होंगे। यानी इसका जो एरिया हो जाएगा 4 के अनुपात में होगा, यानी 4 के अनुपात दिया गया है कितना? 36, यानी इसको कितना गुना करने के बाद 36 हो जाएगा? तो यानी 9 गुना, तो ये भी 9 गुना होनी चाहिए आपका, तो 9 9 81, तो 81 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। बात क्लियर है? सिर्फ ये चीज आपको महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखना है, कभी भी दो समरूप त्रिभुज दे दिया जाए तो उनकी भुजाओं के वर्गों का जो अनुपात होगा ना वो आपका एरिया का अनुपात होगा। बात क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर डाल सकते हैं सवाल। छठे नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, टाइप पर बड़ा मिस्टेक है भाई, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 7 गुना है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 448 है तो एलसीएम एचसीएफ के बीच का अंतर क्या होगा? बहुत ही मजेदार सवाल है मेरे दोस्त, आरआरबी जेईई में पूछे गए प्रश्न है। यानी आपके एलसीएम जो थे एचसीएफ का 7 गुना, यानी हम मान लेते हैं यदि आपके पास एचसीएफ एस थे मेरे दोस्त, तो एलसीएम जो थे कितना थे? 7x थे, मान सकते हैं ना, 7 गुना थे, यदि वो 100 थे तो ये 700 होंगे, यानी 7 गुने होंगे। बात क्लियर है? 100% क्लियर है? तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया था और लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अंतर पूछा जा रहा था। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है मेरे दोस्त वो लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। हमेशा बात आपको याद रखना है, बार बार हम बताते आए हैं सेशन में आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होते हैं, 100% होते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया गया था? जी हाँ, 448 दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं। ये बराबर किसके बराबर होंगे? एलसीएफ गुना एचसीएफ के। तो एचसीएफ कितना है? एलसीएम सॉरी एक्स, एलसीएम कितना है? 7x। बात क्लियर है? 7 से इसको उड़ा देते हैं, 7 चौके 42, 7 चौके 28, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 64, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी एक्स बराबर 8 का मतलब है मेरे दोस्त कि आपका एचसीएफ 8 हो जाएगा और एलसीएम 56 हो जाएगा। तो क्या पूछा जा रहा है? अंतर, एलसीएम एचसीएफ का अंतर, तो कितना एल हो जाएंगे अंतर इसके अनुपात में? यानी 6x का वैल्यू। ठीक है, तो x का वैल्यू 8 दिया गया था, तो 6x का नहीं निकाल सकते हैं आप, 8 छक्के 48 हो जाएंगे मेरे दोस्त, यही आंसर होंगे, 3 इज राइट आंसर। क्लियर है बात? चलें आगे, चलें आगे,
चलते हैं 57 नंबर प्रश्न की तरफ। त्रिकोणमिति का सवाल है, ये प्रश्न आप लोग कीजिएगा। आरआरबी टेक्नीशियन 10 मार्च 2026 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया पेपर है। देखने में लग रहा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छी प्रश्न। आपको ये बताना है कि कॉट थीटा का वैल्यू दिया गया है, ठीक है, और थीटा का जो वैल्यू है 0 डिग्री से ऊपर होनी चाहिए और 90 डिग्री से कम होनी चाहिए, यानी हो सकता है ये 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो या 60 डिग्री, इन्हीं तीनों में से कोई एक होनी चाहिए। आपका इसका वैल्यू निकालना है। तो कॉट कितनी डिग्री का मान 1/√3 होते हैं, तो आपको तो टेबल पते होंगे, टेबल पता होंगे ना मेरे दोस्त। तो कॉट कितने डिग्री का मान 1/√3 होते हैं, तो यहाँ हम देख लेते हैं कॉट कहाँ पे हैं आपके, कॉट यहाँ पे हैं, तो 1/3 किसका होते हैं मेरे दोस्त, 60 डिग्री, यानी कि थीटा का मान जो है आपके 60 डिग्री होंगे। बात क्लियर है तो बता दीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। यानी थीटा का मान हम निकाल चुके हैं कितना, 60 डिग्री, बस आपको वैल्यू पुट सब में करना था। तो 2 हो जाएंगे, इसका कर रहे हैं याद रखिएगा, 2 हो जाएंगे माइनस साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, √3/2 का स्क्वायर करना है ना, तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएंगे बेटे। 1 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान यानी कि हाफ हो जाएंगे, तो 1/4 हो जाएंगे। बात क्लियर है तो बता दीजिएगा, प्लस, ठीक है। कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा मेरे दोस्त, तो साइन का ठीक उल्टा होगा, यानी वो कितना थे, √3/2 थे, तो ये 2/√3 हो जाएंगे, यानी हम बोल सकते हैं 4/3 हो जाएंगे। प्लस सेक का क्या हो जाएगा, यानी कॉस का उल्टा है, सेक जो मेरे दोस्त है ना, देखिए कहाँ पे है सेक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सेक 60 डिग्री का मान जो हो जाएंगे मेरे दोस्त 2 होंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएंगे। बस ये क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है, बस आपका आंसर आ चुका है। तो 4 दूनी 8, 8 में 3 गया, 5/4, ये भी 5/4, तो ये इसका वैल्यू 1 आ जाएगा आपका, क्लियर है। तो 4 तिया 12, 4 16/3 हो जाएगा, इसको आप हल कीजिएगा तो 19/3 हो जाएंगे। क्या 19/3 कहीं ऑप्शन में नजर आ रहे हैं, जी हाँ आ रहे हैं, तो बस ठोको और निकलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि यदि आपको ये टेबल याद है मेरे दोस्त, तो इससे एक प्रश्न एग्जाम में 110% देखने को मिल सकता है। क्लियर है बात, चलें आगे, कोई टेंशन नहीं है, पक्का। चलते हैं 58 नंबर प्रश्न। ये आपके पार्टनरशिप के सवाल है मेरे दोस्त, एसएससी सीजीएल 12/9/2025 शिफ्ट 2 में पूछा गया ये पेपर है। क्या बोला जा रहा था कि ए और बी किसी व्यवसाय में 3 और 5 के अनुपात में धन निवेश करते हैं, ठीक है। वे 64,000 का लाभ अर्जित करते हैं, ए का कार्यकारी भागीदार है, उसे लाभ का 10% अतिरिक्त मिलता है, तो ए का कुल भाग क्या होगा आपको बताना है। देखिए कुछ नहीं बोला जा रहा प्रश्न में, बोला जा रहा था ए बी को बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ए 3 के अनुपात में धन लगाता है तो बी 5 के अनुपात में धन लगाते हैं। टोटल जो लाभ हुए बिजनेस, टोटल लाभ जो हुए मेरे दोस्त, टोटल प्रॉफिट जो हुए 64,000 हुए, यानी 64,000 रुपया हुए, ठीक है। इसमें ए का कहना क्या था, देखो भाई हम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा खटे हैं, मेरा कुछ ज़्यादा इसमें भागीदारी है, तो हमको जितना भी लाभ हुआ उसको हमको 10% पहले हमको दे दो, इसके बाद जो भी लाभ है उसको हम दोनों में बांट दो। तो यानी कि 10% तो पहले ये ले लेगा मेरे दोस्त, यानी टोटल प्रॉफिट का, तो टोटल प्रॉफिट का 10% यानी 64,000 का 10% तो 6400 हो जाएंगे। तो यदि इसमें माइनस कीजिएगा क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसमें ये 6 चले जाएंगे, 6400 यदि माइनस कीजिएगा मेरे भाई, 0 0 6 चले जाएंगे, ये 13 7 चले जाएंगे, यानी 57,600 आपके शेष प्रॉफिट बचे हैं। तो इन प्रॉफिट को किसमें बांटना है, क्या बराबर बराबर बांटना है, जी नहीं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई भी धन ए बी कोई भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लगाए गए धन और समय के गुणनफल को ही हम लाभ का अनुपात कहते हैं। यदि समय समान है तो जितने हम धन लगाए हैं उस धन में प्रॉफिट को बांटना है। तो क्या इसमें समय दिया गया है, नहीं, इसका मतलब समय समान है, तो इसका जो भी धन जिस अनुपात में लगाया था, यानी 3:5 में लगाया था, तो इसी में प्रॉफिट बटेगा और सब में बटेगा। बात समझ में आया। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो चुका है, कितना बांटना है हमको, 57,600 बांटना है ना। तो ये भी तो प्रॉफिट का अनुपात है, तो अनुपात का योग कितना हुआ, तो चाहे तो आप एक्स लगा सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट में जा रहे हैं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि 8 का वैल्यू आपको साफ दिख रहा है, 57,600 है। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एक का वैल्यू आप देख सकते हैं 8 8 64 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 8 7 56, 8 2 16, यानी 7200 जो हो जाएंगे, एक अनुपात का वैल्यू होंगे, एक अनुपात का,
तो हमसे ए का कुल भाग पूछा जा रहा है, तो इसमें ए का क्या हो जाएंगे, जब एक का वैल्यू 7200 मेरे दोस्त, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0 0 3 दूनी 6 सत्या 21, यानी 21,600 हो जाएगा। क्या 21,600 आंसर होंगे इसका? जी नहीं, ए तो पहले ही 6400 रुपया ले चुके हैं वो 10%, क्योंकि उसका भागीदारी कुछ ज्यादा थे, तो यानी 6400 रुपया इसमें ऐड होगा, तब जाके ए का टोटल यहाँ पे बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, यानी कितना, 28,000 रुपया। बात क्लियर है तो बता दीजिएगा, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था दोस्तों, बहुत ही सिंपल पेपर थे और इसको इजी तरीका से आप लोग कर सकते थे। चलें आगे, चलते हैं 90 नंबर प्रश्न की तरफ। 90 नंबर प्रश्न बहुत ही गजब के प्रश्न है, एक्सपेक्टेड पेपर है, 110% आपके पेपर में दिखने को मिल सकता है, चाहे वो आगामी आने वाले एग्जाम्स में। क्या बोला जा रहा था, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 10 सेंटीमीटर चाप लंबाई वाले एक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण कितना होगा, सेंट्रल कोण कितना होगा, आपको ये बताना है मेरे दोस्त। सेंटर से परिधि के बीच की दूरी को हम मानते हैं त्रिज्या बोला जाता है। ये 5 सेंटीमीटर दिए गए थे त्रिज्या, ठीक है। 10 सेंटीमीटर चाप, चाप क्या होते हैं कि यानी परिधि से जो भी यहाँ निर्मित होता है मेरे दोस्त, इसी को चाप बोलते हैं। आप कितनी लंबाई है चाप का, चाप का लंबाई है 10 सेंटीमीटर, तो यानी ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये कहीं ना कहीं ये हुए होंगे ना मेरे दोस्त। तो आपसे पूछा ये गया है कि ये कोण कितना होगा, हमको ये कोण चाहिए, हमको ये कोण चाहिए और रेडियन में चाहिए कितना होगा। तो सबसे पहले त्रिज्या और चाप में क्या कनेक्शन है ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो मेरे दोस्त, जब किसी चाप की लंबाई बिल्कुल उस वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस के बराबर हो जाती है, तब वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण हमेशा 1 रेडियन होता है। यानी कहने का मतलब है मेरे दोस्त, यदि यहां से यहां तक ये कितनी है त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर, यदि ये चाप की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर रहता तो हम बोल सकते थे 1 रेडियन का कोण बनेगा। लेकिन चाप की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, यानी ये इससे कितना गुना है, 2 गुना है, तो 2 रेडियन मिलेगा। बात क्लियर है तो बता दीजिएगा, बहुत ही पेपर है, इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि चाप जो होते हैं मेरे दोस्त, चाप जो होते हैं, ये चाप है आपके, चाप जो होते हैं मेरे भाई, वो आपके जो भी ये कोण बनेंगे, ये कोण और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा आपके एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, हो सकते हैं आपके एग्जाम में पूछा जाए, यदि कभी भी पूछा जाए मेरे दोस्त, बस आपको हमेशा याद रखना है कि जितनी त्रिज्या है यदि उतनी ही चाप है तो 1 रेडियन बनेंगे, और त्रिज्या से जितना गुना ज्यादा तो उतना गुना ज्यादा रेडियन बनेंगे। यह तो आप डायरेक्ट ये संबंध रख सकते हैं कि जो आपके चाप जो होते हैं, कौन जो बनेंगे रेडियन में, और उसकी त्रिज्या जो होंगे वो गुणनफल के बराबर हो जाएंगे। बात क्लियर है, चलें आगे, चलते हैं 10वां नंबर पेपर की ओर। जो भी प्रश्न करा रहे हैं मेरे दोस्त, जितने भी प्रश्न करा रहे हैं आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एनालिसिस के साथ पेपर सेट किया था, ऐसा नहीं है कहीं से भी पेपर आ जाए। बात समझ में आया, सीजीएल जितने भी आपके रिसेंटली 5 साल में एग्जाम हुए, सबका एनालिसिस करके आपके पास प्रश्न लाया जाता है, ठीक है। तो पेपर सावधानी पूर्वक अटेम्प्ट कीजिएगा आप लोग, और पहले मेरे दोस्त बनाने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप छुटुर बुदुर इधर उधर कीजिएगा तो मैथ्स में कभी भी आपको परेशानी हल नहीं होगा। बात क्लियर है, तो ईमानदारी पूर्वक बनाइएगा, और लास्ट में जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा कितने आपके सही, ठीक है। एसएससी जीडी का ये प्रश्न है, आप एसएससी जीडी का प्रश्न बनाइएगा मेरे दोस्त, 29 अप्रैल में पूछा गया प्रश्न था। एक ट्रेन की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 54 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई की दुगुनी है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा ये आपको बताना है। तो हमेशा इस बात को ख्याल रखना है आपको कि कभी भी ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म को पार करे या कोई पुल को पार करे, तो उनकी द्वारा चली गई दूरी जो होगा खुद ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर होगा। यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं मेरे दोस्त, जो दूरी जो हो जाएगा आपका, वो ट्रेन की लंबाई होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा। बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है यहाँ तक, यानी दूरी ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर। तो क्या हम दूरी निकाल सकते हैं, तो दूरी क्या होते हैं, चाल गुना समय। चाल दिए गए थे 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो समय दिए गए थे 54 सेकेंड में, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से गुना करते हैं। आप लोग भली भांति इससे परिचित होंगे, होंगे ना, अरे होंगे ना, होंगे।
और गुना कितना समय है 54 सेकंड, यानी यहाँ पे चली गई कुल दूरी निकल जाएगा मेरे दोस्त। तो 18 पंचे 90 हो जाएंगे ना। तो 5 पचे 25, 25 चौके 100 के जीरो, हाथ में 10, और 25 पंचे 125 और 10 135 मीटर, यही बोल सकते हैं ना। तो ये दूरी किसका निकला, ये दूरी ट्रेन का और प्लेटफॉर्म का दोनों का दूरी निकला है। और आपके साफ साफ प्रश्न में बोला जा रहा है कि ट्रेन की लंबाई की दोगुनी प्लेटफॉर्म की लंबाई है, यानी ट्रेन की लंबाई जो होगा आपका प्लेटफॉर्म की ट्रेन की लंबाई की दुगुनी है, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है मेरे दोस्त ट्रेन की लंबाई की दुगुनी है। बात क्लियर है। बस इसी में आपको इतना लंबाई को बांटना था। क्या था इसमें, कुछ नहीं था, यानी कि 3 का वैल्यू आपके पास दिया गया है, तो यानी कि 3 चौके 12, 3 पचे 15, 1 का वैल्यू निकल चुका है। बस आपका ट्रेन का वैल्यू पूछा था, ट्रेन का तो एक ही वैल्यू था 450 इज राइट आंसर ऑप्शन। क्लियर है बात, समझ चुके हैं। ठीक है। तो हमेशा इन बातों पे ध्यान रखना है, कभी भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे या कोई सुरंग को पार करे या कहीं कुछ भी पार करे तो वो खुद की लंबाई और जो उसको पार कर रहा उसकी लंबाई याद रखिए। खंभे खंभे की लंबाई नहीं होता मेरे दोस्त, खंभे तो एक खंभे हैं, मतलब खंभे हैं, वो वाले खंभे नहीं। बात क्लियर है। चलें 11 पे, चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे मेरे दोस्त। ये आपके प्रश्न जो है ना एनटीपीसी शायद ग्रेजुएट लेवल में ये पूछे गए थे। ठीक है, एनटीपीसी ग्रेजुएट में पूछे गए थे मेरे दोस्त। ये टाइपिस्ट क्या बताऊं मेरे भाई, नहीं करते हैं टाइपिंग सही से, ठीक ना। एक घन के प्रत्येक कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यदि घन भीतर एक गोला उत्कीर्ण किया जाए तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और घन के बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। कल जो पेपर आपके ग्रुप डी में जो पेपर जो आपके पूछे गए थे मेरे भाई, अब आपके बेलन और ये सब के प्रश्न नहीं आ रहे हैं, आपके घन और घनाभ से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप। ठीक है, यानी घन को घनाभ में कन्वर्ट किए, घन का रेशियो पूछे जा रहे हैं, ये पूछे जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आपके पास घन था, घन इस प्रकार होंगे, घन में आप सबसे इसके बड़े के गोले फिट किए। घन की लंबाई दिया गया था, यानी कि ये भुजा दिया गया था कितना मेरे भाई 10 सेंटीमीटर दिया गया था ना। हाँ, दिया गया था 10 सेंटीमीटर। यदि घन के भीतर एक गोला यदि गोला कर दिया जाए तो बता सकता हूँ, ये मैं बोल सकता हूँ मेरे दोस्त कि ये जो भुजा की लंबाई होगा तो ये घन का व्यास का निर्माण करेगा यहाँ से यहाँ तक। अरे जितना बड़ा भुजा होगा उतने बड़ा तो गोला डालिएगा, ऐसा थोड़ी कि बड़ा चले जाएगा या छोटा उतना तो नहीं डालिएगा, यानी जितना आ सकता है इसमें। यानी यदि ये इसका मतलब मेरा दोस्त यदि व्यास 10 सेंटीमीटर है तो हम बोल सकते हैं त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगा। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगा, या दूसरे रूप में हम इसको बोलते हैं कि ए बेटे भुजा होंगे, भुजा बेटे 2 भी हो जाएंगे ना, क्योंकि भुजा जब 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर आ रहा है। कैसे आ रहा है, क्योंकि भुजा का हम आधा किए तभी तो आ रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाते हैं, तो आप जानते हैं 4πr² हो जाते हैं, हो जाते हैं ना यही, हाँ हो जाते हैं 4πr² हो जाते हैं। घन का बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होते हैं, तो 6a² हो जाता है। बात क्लियर है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे त्रिज्या का वैल्यू ए बटे 2 लिख सकता हूँ, बात बराबर है मेरे। तो देखिए वैल्यू पुट करने मत जाइए, अब ये मत कीजिए कि त्रिज्या भी दिया गया डायरेक्ट कर दें, भुजा भी दिया गया डायरेक्ट कटा दें। देखिए डायरेक्ट यदि करने से मान के चलिए यहाँ आपका संख्या बहुत मिनिमम दिया गया है तो आप यहाँ कैलकुलेशन बहुत ईजी है तो आप जा सकते हैं। यदि इसी जगह कैलकुलेशन आपका दूसरा रहता तो वहाँ फंस सकते हैं, तो इसलिए इस मेथड से ज़्यादा आप लोग चॉइस कीजिएगा। तो यानी हम बोल सकते हैं कि 4π, त्रिज्या कितनी है मेरे दोस्त, त्रिज्या क्या 1/2 लिख सकते हैं, यानी इसका स्क्वायर, तो यानी बोल सकते हैं कि भुजा स्क्वायर बटे 4। क्लियर है बात। और नीचे जो आ जाएंगे भुजा यानी कि 6a² हो जाएंगे, तो 4 से बाय बाय टाई टाई होकर निकल जाएंगे, ये गए ना। ठीक है, a² से a², तो क्या आपके पास रेशियो आ गए मेरे दोस्त, π/6 आ गए। यही आपके राइट आंसर होंगे, ऑप्शन 4 ही राइट आंसर। क्लियर है बात, समझ चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से बनाना है, प्रश्न को पढ़ के बनाना है, गर्दा उड़ाना। ठीक है, चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न एनटीपीसी यूजी में मोस्ट रिपीटेड प्रश्न थे, आपके जितने भी शिफ्ट में बहुत रिपीटेड थे। इसको बनाने का 2 विधि है मेरे दोस्त। तो सब सिंपल, हम थोड़ा सा टेक्निक विधि की तरफ चलते हैं जो अधिकतर स्टूडेंट इसको छोड़ते हैं। जैसे देखिए इसका वैल्यू दिया गया था मेरे दोस्त, इसका वैल्यू एक हो जा गया था ना, तो जो भी आंसर होगा इसका वैल्यू होगा आपका 100% होगा। जी हाँ, तो हम एक चीज नजर दे पा रहे होंगे कि आपके जो अंश होंगे आंसर का सबका बराबर होंगे, सबका बराबर अंश है। यानी इसका अंश क्या है आपके 2x - 1 है।
क्या इसके बराबर होंगे? क्योंकि सब 11 है ना, तो हम 11 के बराबर रख दिए। तो क्या यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा? जी 100% आएगा, तो x बराबर 6 हो जाएगा। अब पता कैसे चलेगा मेरे दोस्त ये x हम 6 सही है या गलत है? कोई बात नहीं है, हम इसमें सेटिस्फाई कर लेते हैं, इसको प्रूव्ड कर लेते हैं इसको। तो x का वैल्यू 6 रखते हैं, तो 2 पे पावर 6, अब माइनस 2 पे पावर 5, क्या 32 होगा? 100% 32 होगा मेरे दोस्त। ठीक है, 100% 32 होगा। ठीक है, 64 में 32 जाएंगे, 32 होंगे। यानी x का वैल्यू 6 निकला है। तो बस आपसे क्या पूछा जा रहा है? हर तो हमको पता चल गया 11 सब है, तो इसका वैल्यू निकालिए। 6 दूनी 12, 3 15, यानी अंश जो होंगे वो आपके 15 होंगे। एक ही ऑप्शन में दिया गया, 4 इज राइट आंसर। क्लियर है बात? ठीक है, हालांकि ये प्रश्न हम और अगली सेशन में करवा चुके हैं। यदि आप इसको चाहते हैं बेस से करने के लिए तो कोई बात नहीं है, आप इस फॉर्मूला से जा सकते हैं कि आप जानते हैं कि यदि आपका बेस समान हो, पावर और समान हो, भाग के रूप में हो, तो हमेशा पावर ऊपर जाके माइनस होगा। क्लियर है? तो इसी प्रकार इसको कर दीजिएगा मेरे दोस्त यहाँ पे, और कॉमन ले लीजिएगा 2x का, तो 1/2 ये बच जाएंगे। फिर यहाँ से आप x का मान इसी तरह पुट कर सकते हैं। वो थोड़ा सा आपका लेंदी और बेसिक ये है जिससे आप अधिकतर बनाते हैं, तो वो आप जानते होंगे, ज़्यादा विश्लेषण नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको याद रखनी है। ठीक है, चलें 13 नंबर प्रश्न की तरफ। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। आरपीएफ कांस्टेबल 4 फरवरी 2019 को पूछा गया पेपर है। अल्फा और बीटा नाम क्या है? अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है। इनकी आयु का योग 238 है, तो इनके आयु के बीच का अंतर क्या होंगे ये आपको बताना। यानी अल्फा बीटा जो थे मेरे दोस्त, इसके आयु के अनुपात जो थे ये, यानी कि देखिए मान के चलिए आयु का अनुपात वो होता है मेरे दोस्त, सबसे मिनिमम होते हैं आयु के अनुपात। जैसे मान के चलिए इसका आयु 20 साल था, इसका आयु 50 साल था, तो एक संख्या से ये कटेगा, तो ये 2 हो जाएंगे, ये 5 हो जाएगा। बात क्लियर है? यानी इसको जोड़ने के बाद जो इसका योग होगा, बात तो बराबर होगा, यानी 5 दूनी 7, x जो होगा मेरे दोस्त 238 ही होंगे। भले यहाँ x के जगह पे कुछ और रखना पड़ेगा हमको, जो 238 के बराबर आ जाए, तो x के जगह पे क्या रखेंगे? तो सिंपली इसको कटा दीजिए ना। 7 21 7 28, यानी x का वैल्यू 34 निकल गया। आपसे क्या खोजा जा रहा था? अंतर खोजा रहा था, तो डायरेक्ट हम अंतर निकालेंगे। क्या 3x का अंतर है? जी हाँ, x का वैल्यू 34 निकल चुका है। तो 3 गुना 34 आप कीजिएगा तो कितने हो जाएंगे? तो 3 तिया 9 प्लस होंगे, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 3 तिया 9 1 10, 102 साल हो जाएंगे इसके आयु के अंतर। तो ये इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बात? बड़ा ही सिंपल पेपर है। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। पूछा जा रहा है, एवरेज से पूछा जा रहा है, इसी प्रकार पूछा जा रहा है। एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत आयु 29 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 30 वर्ष हो जाता है। तो शिक्षक की आयु क्या होगा? आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 10/12/2025 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था पेपर। यानी पहले 20 स्टूडेंट एक कॉलेज में थे, एक छात्र एक कक्षा में थे। ठीक है, इसकी औसत आयु 29 साल है। क्लियर है बात? औसत आयु 29 वर्ष है। यदि शिक्षक का आयु इसमें हम एक जोड़ लें तो ये औसत आयु मेरे दोस्त 30 वर्ष हो जाता है। तो ये हम बोल सकते हैं इसमें 1 साल की बढ़ोतरी हो जाती है। हम बोल सकते हैं ना 1 साल की बढ़ोतरी हो जाती है? हाँ, हो जाती है। तो ओवरऑल टोटल 20 लड़के में कितने साल बढ़ गए? ये 20 साल बढ़ गए। और कितने साल एक जुटने के बाद बढ़े थे मेरे दोस्त? 30 बढ़े थे, तो 50 साल इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्लियर है बात? क्यों गुना करने जाएंगे? 29 गुना 20, फिर 1 गुना 30, फिर माइनस करें। मान के चलिए मेरे दोस्त ये संख्याएं आपके पास इजी दिया गया है, यही इस संख्याओं की जगह बोल देता है कि 46 लड़के का जो औसत आयु है मेरे दोस्त वो 95.7625 है। तब क्या करते? तब आप गुना करने बैठते कि चलो भाई गुना कर ही लेते हैं, देख लेते हैं आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, तो मेथड को कुछ सुधार, क्योंकि न्यू जो आ रहे हैं मेरे दोस्त, जो न्यू जनरेशन है बिल्कुल ही खतरनाक जनरेशन है। ठीक है, तो आप जिस मेथड से जाते हैं ना उस मेथड से यदि आप जो प्रश्न को 2 मिनट में बना रहे हैं, आज के जनरेशन के लड़के उतने समय में 4 प्रश्न सॉल्व करके निकल जा रहे हैं। पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका बेसिक कंप्लीट है। समझ में आ रहा है? तो जिसको आप बेसिक कंप्लीट है मेरे दोस्त, उसी को ट्रिक्स भाता है, उसी को सब चीज आता है, वही वो हो पाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक मैथ्स को बनाते हैं आप, समझदारी से दिमाग लगा के बनाइए, बिल्कुल समझ के। ये नहीं कि जो दिख रहा है उसी तरह हम करते चले, ऐसा करने से आप ही को नुकसान है और किसी को नहीं। चलिए 15 नंबर पे चलते हैं। मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा गया है, हकीकत बात है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आपके
मल्टीपल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बोला गया है कि आपने 5,000 रुपये की धनराशि किसी को उधार दे दिया, 12% सालाना इंटरेस्ट ले रहे हैं आप, 2 साल के लिए, साधारण ब्याज और कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 12% की दर से 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में क्या निकलेंगे। कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे, पागल है, फार्मूला यूज करेंगे। कितना स्क्वायर, मान के जैसे 2 साल दिया, वहां 10 का देते, फिर क्या करते हैं आप, समझ में आ रहा है। यानी यदि मेरे दोस्त कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 2 साल का निकालना है तो ये सक्सेसिव वाले फार्मूला अपना सकते हैं आप। या मेरा सेशन बार बार अटेम्प्ट करते हैं मेरे दोस्त, तो डायरेक्ट इसका आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 12 दूनी 24 है, और बरबारे 44 से, यानी इसमें जुड़ जाएगा तो 25.44 हो जाएगा। बात क्लियर है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। और हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट जो होते हैं रेट और टाइम के गुणनफल होते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में जो निकलेंगे मेरे दोस्त, रेट और टाइम के गुणनफल होंगे, यानी 12 दूनी 24% होंगे। क्या ये अंतर पूछा जा रहा था? जी हाँ, डायरेक्ट हम परसेंटेज में ही अंतर हम क्यों ना निकाले, बस इतना है। तो जो भी आपका मूलधन है उसका यदि 1.44% निकाल दीजिएगा मेरे दोस्त, तो आपका रुपये में अंतर चले आएगा। ये तो परसेंटेज में थे, यदि परसेंटेज में खोजता तो हम डायरेक्ट यहाँ पे दे सकते थे, इसमें मूलधन की रहने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपसे रुपया में पूछे तो इसमें मूलधन की आवश्यकता है, तो डायरेक्ट हम इसका निकाल लेते तो कितना हो जाएगा, इसको उड़ाइएगा तो 2 जीरो, लेकिन यहाँ पे आएगा 1, 5 दूनी 10, यानी 72 रुपया जो हो जाएंगे मेरे दोस्त, इसका सिर्फ इंटरेस्ट हो जाएंगे। 72 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात? क्या क्लियर है बात? समझ में आ गया? तो मेरे दोस्त आज का सेशन कैसा लगा आपको, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पसंद आ गया तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्या इसमें प्रश्न का क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए मेरे दोस्त, या इसी प्रकार प्रश्न 15 प्रश्न या 20 प्रश्न लाना चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जितने भी प्रश्न हैं जो लड़के सेशन अटेम्प्ट करेंगे, वो ये बात तो कन्फर्म है कि जो लड़के नहीं करेंगे उससे वो आगे निकलेंगे, उसको हम आगे ले भी जाएंगे मेरे दोस्त। बात क्लियर है? बिल्कुल इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई लेंथी प्रोसेस नहीं, समझ समझ के हम लोग प्रश्न करेंगे। इसीलिए आप लोग को पसंद आ गया हो, लाइक शेयर जरूर कर दें। अभी तक आप न्यू हैं, जुड़ जाइए, मैथ में टेंशन आप लोग भूल जाइए, कैसे क्या होगा हम हैं, ठीक है। तो धन्यवाद मेरे दोस्त, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।